से याद कर लीजिएगा। आप बता दीजिए आगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, एम बोलने का जरूरत ही नहीं, एम वी स्क्वायर बटा आर, वो बोलने का क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसको तो एफ तो हम कहेंगे, फोर्स है तो इसका मतलब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे आते हैं, कोई बात नहीं। अभी केंद्र बल समझ गए थे ना आप लोग? अब केंद्र बल समझ गए थे ना? आज हम लोग को क्या पढ़ना है जानते हैं? एक समान वृत्तीय गति से सब क्लियर था ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना था? चलिए कोई बात नहीं, आज अच्छे से वर्क पावर और एनर्जी पढ़ेंगे। देखिए ऑनलाइन हो गया है क्लास, और सब लोग अपना मोड ऑन कर लीजिए, फिजिक्स मोड। माइंड में जाइए, बटन को क्लिक कीजिए और ऑन कीजिए फिजिक्स मोड, और सब लोग अपना अपना मोड में आ जाइए। शुरू करेंगे अभी फिजिक्स। अगप करना बंद कर दीजिए, जो भी कर रहे हैं नहीं कीजिए। हो गया जी? चलिए पढ़ना हम लोग को वर्क पावर और एनर्जी, या वर्क एनर्जी पावर जो बोल लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? वर्क के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि वर्क क्या है, इससे तो सब लोग परिचित हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मीनिंग कुछ और होता है। वर्क का मतलब खाना खाना, सोना, रोना, हंसना, गाना, जितना भी है, नाचना, सब ये सब क्या है? वर्क है। लेकिन ये हमारे निजी जीवन में है। लेकिन फिजिक्स में जो वर्क का मतलब होता है, वर्क 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 मतलब कार्य, वो थोड़ा अलग होता है। तो उसको समझेंगे कि अलग क्या होता है। तो फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो, और बल आरोपित होने के बाद वो वस्तु में क्या हो? विस्थापन हो, तभी उसको क्या माना जाएगा कि वस्तु ने कोई कार्य किया। कि जब कोई वस्तु पर बल आरोपित हो, पहला कंडीशन क्या है? कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो, और बल आरोपित होने के बाद वो वस्तु विस्थापित हो, तभी उसको क्या माना जाएगा कि कार्य हुआ। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन को भी फॉलो करता है, तब वो वर्क नहीं माना जाएगा। इसको भी समझेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि हम इसको धक्का लगाते हैं, तो धक्का लगाने के उपरांत क्या है? हम उस पर कोई ना कोई बल आरोपित कर रहे हैं। लेकिन बल आरोपित करने के बाद क्या, अगर हम दीवार पे धक्का लगाते हैं तो दीवार हमसे विस्थापित हो जाएगा क्या? दीवार विस्थापित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? कि उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कार्य का फॉर्मूला अगर हम फिजिक्स में देखें, तो जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो, और बल आरोपित होने के बाद, वह याद रखिएगा कि बल आरोपित होने के बाद वस्तु में विस्थापन हो। और विस्थापन होने का मतलब क्या है? कि अर्थात कुछ दूरी तय करता हो। विस्थापन का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ खड़ी हैं, इसका मतलब है कि क्या, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो क्या हम कोई वस्तु या दूरी तय कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से विस्थापित होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ अगर हम आ गए तो कुछ ना कुछ दूरी तय किए। अगर हम यहाँ से इधर चले तो कुछ ना कुछ दूरी तय किए। अगर हम पे कोई बल आरोपित किया जा रहा है, जैसे कोई भी व्यक्ति खड़ा है, उसको कोई पीछे से आके धक्का दे दिया, और व्यक्ति जैसे अब खली को जाके आप धक्का दे दीजिएगा, प्रशांत जी जाके धक्का दे देंगे, और वैसे ही खड़ा रह जाएगा। तो क्या, अगर कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु को अगर आप धक्का दे दिए, बल आरोपित भी कर दिए, और वो वस्तु अपनी ही अवस्था में बना रहा, तो इसका मतलब है कि वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ हो। और जब विस्थापन नहीं हुआ तो कोई दूरी तय नहीं किया, इसका मतलब कि कोई कार्य नहीं किया हो। इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी होगा। समझ तो गए ही होंगे। इसी के बारे में पढ़ना है। पहले वर्क के बारे में समझ लेते हैं। वर्क के लिए दो कंडीशन क्या क्या है दोस्त? सबसे पहले क्या है? कि किसी वस्तु पर बल आरोपित होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है? कि किसी वस्तु पर, याद रखिएगा, कि वस्तु पर बल आरोपित होना चाहिए। वस्तु पर बल आरोपित होना चाहिए। आरोपित का मतलब समझते हैं आप लोग? आरोपित का मतलब लगना चाहिए, कोई अलग से बात नहीं। बल आरोपित होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है इसका? दूसरा कंडीशन आपको बोले कि बल आरोपित होने के बाद वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? कि वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। और विस्थापन का मतलब क्या होता है? कि या मतलब वस्तु विस्थापन का मतलब कि कुछ दूरी तय होना चाहिए। कुछ दूरी तय होना चाहिए, याद रखें, आज एकदम अच्छे से समझ जाइएगा। कुछ दूरी तय होना चाहिए, और नहीं तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। नहीं तो वह कार्य नहीं माना जाएगा। इसका मतलब वर्क का मतलब समझ गए होंगे। अगर वस्तु विस्थापित नहीं हुआ हो तो कार्य होगा क्या? अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो तो इसका मतलब है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम बल लगाए,
अगर हम दोनों में से कोई एक कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो दोनों में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करने के बाद भी उसका मतलब कि कोई वर्क नहीं किया गया है। सपोज करते हैं कि ये बाल है, अगर दीवार इसको कहते हैं, अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं और ये विस्थापित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दीवार पे धक्का दे रहे हैं, विस्थापित नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है? जीरो है। क्योंकि कार्य की परिभाषा है कि हम हमारे द्वारा या किसी वस्तु पर बल आरोपित करने के बाद कुछ दूरी क्या होना चाहिए? तय करना चाहिए। लेकिन विस्थापित होने के जब हम इस पे बल लगा रहे हैं, बल तो लगाया जा रहा है लेकिन यह वस्तु यहां से विस्थापित नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि किया गया कार्य क्या है? जीरो है। तो कह सकते हैं ना कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो है। अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगा, अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगा, याद रखिएगा कि अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, वस्तु विस्थापित नहीं होगा तो किया गया कार्य जो है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई, याद रखिएगा, एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेगा। दूसरा बात है कि अगर हम बल उस पर आरोपित नहीं करें, अगर बिना बल लगे भी विस्थापित हो जाए, अगर हम बल नहीं लगाएं और वस्तु विस्थापित हो जाए, तब भी कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम बल नहीं भी लगाएं और वस्तु, क्योंकि कार्य की परिभाषा है कि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं और बल आरोपित करने के बाद वो क्या होना चाहिए? वस्तु विस्थापित होना चाहिए। अगर बल, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर बल नहीं भी लगाएं, अगर बल नहीं लगे, अगर बल नहीं लगे और वस्तु विस्थापित हो जाए, और वस्तु विस्थापित हो जाए, तब भी किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तब भी किया गया कार्य, ध्यान रखिएगा, तब भी किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कार्य का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्क किसको कहते हैं और किस प्रकार वर्क करता है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? इसका मतलब है कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि वर्क किसको कहते हैं। अच्छा, वर्क बराबर क्या होता है? तो अब अभी हम बताए कि वर्क बराबर क्या होता है। सब सुनिए ना, एकदम अपने से निकाल लीजिएगा, इसको देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हम क्या बोले कि वस्तु पर कोई ना कोई बल लगाना चाहिए और बल लगाने के बाद कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम वर्क को परिभाषित करें, अगर हम वर्क को परिभाषित करें तो आराम से परिभाषित करते हैं। वर्क को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। वर्क को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। फोर्स को क्या कहेंगे? कोई ना कोई बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं जी, तो कोई कोई बल आरोपित कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? याद रखिएगा कि दूसरा क्या है? एस को हम डिस्प्लेसमेंट को किससे सूचित करते हैं? एस से। तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो है बल और विस्थापन का क्या है? गुणनफल है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कार्य जो है बल और विस्थापन का क्या है? गुणनफल है। और कार्य का फॉर्मूला, मतलब कार्य का मतलब ये परिभाषा ही है कि जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं और बल आरोपित करने के बाद कुछ दूरी तय करता है, तभी किया गया कार्य क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब कि तभी किया गया कार्य उसमें हो सकता है। अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो, इसका मतलब किया गया कार्य जीरो है। अगर वस्तु विस्थापित भी हो जाए और उस पर कोई बल नहीं लग रहा हो, तो किया गया कार्य क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। बाकी सब कंडीशन पे आएंगे। अब फॉर्मूला निकालना सीख गए कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है। तो वर्क बराबर, वर्क किसको कहते हैं, भी क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य किया जाता है। मतलब जितना बल लगाए और जितना दूरी तय किए, जितना बल लगाए, जितना दूरी तय किए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। कोई दिक्कत है? कार्य में तक कोई समस्या नहीं ना? एक उदाहरण और पेश कर देते हैं आपके सामने। जैसे मान के चलिए कि ईरानी लड़की है और रानी जो है बाजार गई, बाजार से खिलौना खरीद के लेके चल आई। चलिए आइए, हम क्या थे, कह रहे थे कि रानी गई, दुर्गा पूजा घूम घाम के आई और एगो खिलौना वाला गाड़ी खरीद ली। ध्यान से सुनिएगा कि अगर रानी खिलौना वाले कार पर 5 न्यूटन का बल लगाती है, रानी जो है खिलौना वाले कार पर 5 न्यूटन का बल लगाती है और 5 न्यूटन का बल लगाने के बाद 5 न्यूटन का बल लगाने के बाद वह 4 मीटर दूरी तय करता है। याद रखिएगा, वह 4 मीटर दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्य बराबर क्या होता है जी? डब्ल्यू बराबर, अभी हम लोग पढ़े, एफ इंटू एस। इसमें कोई दिक्कत है? डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस।
इसका मतलब है कि इसमें F कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 4, मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा 20। कार्य का यूनिट क्या होता है जूल होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है जूल। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसका मतलब है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अगर हम फोर्स की यूनिट की बात करते हैं, इसको जूल यूनिट कैसे आ गया, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, याद रखिएगा बल का होता है न्यूटन। अच्छा, इसके बाद इस डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी का क्या होता है मीटर। याद रखिएगा दूरी का होता है मीटर। इसका मतलब इसको न्यूटन मीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, न्यूटन मीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसको बात करते हैं तो इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। समझाएंगे इसके बारे में भी, आप लोग समझिएगा, आसानी से समझ जाइएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। न्यूटन मीटर में कोई दिक्कत है। अच्छा, न्यूटन को अगर थोड़ा और हम तोड़ दे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं ना जी। लेकिन न्यूटन के सम्मान में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कह दिया जाता है। न्यूटन के सम्मान में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, फिजिक्स में वैज्ञानिक का सम्मान थोड़ा करना पड़ता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कह दिया जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कह दिया जाता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कह दिया जाता है, न्यूटन कह दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, तो न्यूटन मीटर को याद रखिएगा, हम लोग एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जूल, उनके समान में न्यूटन मीटर को क्या कह देते हैं, जूल। इसलिए न्यूटन मीटर का ही इसका इकाई जो होता है, पर का इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जूल। इसलिए कार्य का इकाई क्या हो जाता है, जूल। जूल हालांकि यूनिट नहीं है, लेकिन किसी वैज्ञानिक के समान में, क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जूल का बहुत योगदान रहा है, तो उसी जूल के समान में ही न्यूटन मीटर को ही हम किस नाम से जान देते हैं, जूल के नाम से। अब कार्य का यूनिट कहीं कहीं दे दिया, कार्य का यूनिट हम आपको निकाल के बता दें कि न्यूटन मीटर कैसे होगा, कार्य का यूनिट न्यूटन मीटर कैसे होगा, ये भी आपको समझा दिए हैं। क्योंकि बल बराबर क्या होता है, न्यूटन। और आपको पता है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और विस्थापन का यूनिट होता है मीटर। इसका मतलब है कि न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, कार्य का यूनिट हो जाएगा। लेकिन इसको हम न्यूटन मीटर नहीं बोल के जो प्रचलित यूनिट है उसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। लेकिन इसका जो जूल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक के समान में रख दिया गया है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल यूनिट है क्या है, न्यूटन मीटर है। यहां तक हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है, वर्क बराबर समझ गए ना, वर्क आप क्लियर है ना। अगर वर्क का फॉर्मूला कोई पूछे तो बता दीजिएगा ना, बाकी ऑनलाइन वाला लोग भी बताइएगा। हर्ष आरा कब जा रहे हैं, यही सब थोड़ा पूछना है रमेश। बाकी इसमें कहीं कोई समस्या हो तो पूछना है। बहुत अच्छा फिजिक्स, थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमितेश जी, ज्योति, अनिकेत, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब तो ये तो कार्य हो गया कि कार्य किसको कहते हैं। अब एक बात और बताइए कि आप विस्थापन के बारे में पढ़े हैं कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, और विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब है कि विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि विस्थापन जीरो भी हो सकता है, मतलब इसको लिख देते हैं, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है। और हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि वर्क बराबर क्या होता है दोस्त, तो वर्क बराबर होता है F इंटू एस। और एस क्या है, तो एस क्या है, विस्थापन है। एस क्या है, विस्थापन है। अब आप एक बात बताइए कि वर्क का मान विस्थापन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे आप सपोज करते हैं कि अगर हमको वर्क निकालना है तो 5 इंटू 4 ले लेते हैं, तो वर्क निकल के कितना आ गया, 20 जूल आ गया। लेकिन अगर हम वर्क निकालना है और विस्थापन यहाँ पे हमारा जीरो हो जाए, इसका मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि किया गया कार्य क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। अगर विस्थापन यहाँ पे -1 आ जाए, इसका मतलब है कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। अगर यहाँ विस्थापन अगर हम बात करते हैं कि प्लस आ जाए, इसका मतलब है कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि वर्क डिपेंड किस पे करेगा, विस्थापन पे। अगर विस्थापन होगा तो वर्क होगा, और विस्थापन नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। विस्थापन अगर पॉजिटिव होगा तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। विस्थापन अगर, अब जो विस्थापन के दिन नहीं आए थे वो हमारा मुंह देखिए, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं कि विस्थापन आपको कहते किसको है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जो न्यूनतम दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ खड़ा हैं तो हमें कोई विस्थापन हुआ, अगर हम यहां से यहां चले आए, इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन पॉजिटिव हुआ। फिर हम लेकिन यहां से यहां पुनः वापस चले आए, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया।
लेकिन अगर हम यहां से फिर इस तरफ बढ़ गए, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये सब विस्थापन के दिन बहुत विस्तार से हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब साफ साफ अर्थ है कि जो वर्क है डिपेंड किस पे करेगा, विस्थापन पे। अगर विस्थापन पॉजिटिव तो वर्क भी पॉजिटिव। क्वेश्चन पूछता है यार, अगर आप सेट बनाते होंगे, सेट तो आप लोग ऐसे बनाते नहीं होंगे, हमको पूरा भरोसा है। अगर विस्थापन पॉजिटिव तो कार्य भी पॉजिटिव, विस्थापन निगेटिव तो कार्य भी निगेटिव, और विस्थापन अगर जीरो तो कार्य भी जीरो। पूछता है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। किसी वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक है तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब है कि टोटल डिपेंड किस पे करेगा, टोटल डिपेंड करेगा विस्थापन पे। आप तो विस्थापन की बात कर लिए, लेकिन अब हम क्या बोले कि अगर दो कंडीशन बताए थे कि कार्य का दो, जब कार्य की परिभाषा बता रहे थे तो दो बात बताया था, दोनों को देखिए हम सेटिस्फाई कर देंगे कि अगर हम उस पर कोई बल आरोपित करते हैं और कुछ वस्तु विस्थापित होती है तभी किया गया कार्य कुछ ना कुछ होगा। अगर वो विस्थापन तय नहीं करता है, मतलब किया गया कार्य अगर विस्थापन अगर उसका जीरो है तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन का क्या बोले कि अगर वस्तु खुद से विस्थापित हो जाए और उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए तब भी किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। इसको समझ लीजिए, दूसरे केस में इसको समझाते हैं। अगर मान के चलिए कि वस्तु पे बल लगा दिया गया, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। वस्तु पर जो बल लगा दिया गया 5 न्यूटन का और विस्थापन कितना हो गया, जीरो हो गया। वस्तु विस्थापित नहीं हुआ, बल लगाए लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हुआ। लेकिन ये तो ई केस हम बता चुके हैं। लेकिन अगर वस्तु विस्थापित हो गया, याद रखिएगा कि वस्तु पर बिना बल लगाए वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो गया तो क्या किया गया कार्य इसमें कुछ हो पाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि दोनों में से अगर कोई एगो जीरो हो गया तो पूरा वर्ग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बल भी जीरो तब भी वर्ग जीरो, और विस्थापन भी जीरो तभी वर्ग जीरो। इसीलिए आपको पहला कंडीशन में लिखवाए थे कि अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन लिखवाए कि अगर बल नहीं लगे और वस्तु विस्थापित हो जाए, मतलब दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हमारे पढ़ाने के बाद समस्या रहता नहीं है, आराम से पढ़ेगा तो एग्जाम की तैयारी। सर आज आप ऐड कर देना, पेमेंट आज कर दूंगा सर। बिल्कुल सर, कर दूंगा तो कर दूंगा। इसका यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थैंक यू थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 केस आता है, इसमें इसको समझते हैं कि अगर वस्तु, अब विस्थापित का विस्थापन को तो बात समझ लिए, हम क्या बोले, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है। तो तीनों को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि अगर किसी वस्तु पर बल लगे और विस्थापन वस्तु की दिशा में हो, विस्थापन वस्तु की दिशा में हो। हम पहला केस है, अगर किसी वस्तु पर बल लगे और विस्थापन वस्तु के दिशा में हो। जैसे एक कोई वस्तु है, इस पे हम 5 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं और इसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो रहा है, मतलब इसमें 5 मीटर, याद रखिएगा 5 मीटर इसको विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब समझे, हम खड़ा है, हमको पीछे से कोई धक्का दिया और जिस तरफ धक्का दिया हम उधर ही विस्थापित हो गए। ऐसा नहीं ना है कि हमको धक्का देगा इधर, हम विस्थापित हो जाएंगे इधर। विस्थापन का मतलब आप लोग समझते हैं, ऐसा भी केस आएगा, उसको भी समझेंगे कि वस्तु पर हम बल लगाते हैं इधर की ओर, बल लगेगा इधर ऊपर की ओर बल लगाएंगे, लेकिन वस्तु विस्थापित होता है नीचे की ओर। अब बोड़ा कभी खींचे होंगे और जो गांव के स्कूल में पढ़े होंगे वो खूब इसको खेला होगा कि हम लोग बल लगाते थे नीचे की ओर, लेकिन वस्तु, बल हम लोग ऐसे लगाते थे ऊपर की ओर, बल क्या लगाते हैं ऊपर की ओर, लेकिन वस्तु विस्थापित कैसे होता था, नीचे की ओर। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? और नहीं देखे हैं तो आप लोग जीवन का कोई आनंद नहीं लिए। पहला कैसे कि वस्तु को जिस तरफ हम बल लगाए उसी तरफ विस्थापित हो गया, पहला केस वही ना है। तो इसका मतलब है कि ध्यान से सुनिएगा कि वस्तु को अगर जिस तरफ अगर हम बल लगाए हैं और उसी तरफ विस्थापित हो गया तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि W बराबर एफ एस। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यही ना बार्क है जी कि W बराबर क्या है, एफ एस। ये पहला केस है कि वस्तु को, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए। अभी तो थीटा पर आए कहाँ है यार, आगे तो निकल गया, थीटा पे अब ना आएंगे। थीटा तो कौन है, क्या बोले, थीटा पे आएंगे तो अभी तो क्लियर नहीं होगा, थीटा छोड़ दिए। W बराबर क्या होता है, एफ एस। पढ़ाने के बाद जब कुछ छूट जाए तब बोलना है, पहले ही नहीं बोलना है। W बराबर क्या है, एफ एस, मतलब कि वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, गुना है। अब इसके साथ जो कोण बना रहा है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितनी डिग्री का बना रहा है उसको हम लोग किसी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा थीटा से। तो उसको लिख देते हैं W बराबर क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। उसको क्या लिख देते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अगर सीधा सीधा डायरेक्शन में बना रहा है
सीधा सीधा डायरेक्शन में बना रहा है, तो आप बताइए कि बल और विस्थापन के बाद जो कुछ कोण बनेगा, अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे कोण 0 डिग्री का बनेगा। अच्छा, यहाँ पे कोण जब 0 डिग्री का बनेगा तो बताइए cos 90 में कितना डिग्री का बनेगा? यहाँ पे 1 डिग्री का बनेगा दोस्त। 0 डिग्री का बनेगा तब तो पूरा वर्ग यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 डिग्री का तभी बनेगा जब कॉस्ट का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। वो भी चर्चा करेंगे। और हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल सेम, हाँ हाँ नहीं नहीं हमारा गलत हो गया यहाँ पे, समझिए इसको। हाँ हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको समझते हैं। जैसे अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हमको 0 बताना चाहिए था, हम 0 डिग्री पे ही आ गए, तो कितना डिग्री के बनेगा? ई डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल रहे थे कि दूसरे डायरेक्शन में जब विस्थापित होता है तो 90 डिग्री का बनता है। और cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0। लेकिन यहाँ पे cos कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो cos 0 डिग्री का। cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1। थोड़ा उल्टा चले गए थे 90 बताने की वजह से। तो cos 0 का मान यहाँ पे जो एंगल बनेगा, कहने का मतलब पहला केस क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम बल लगाए उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? विस्थापन हुआ। अगर उस डायरेक्शन में विस्थापन हुआ तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें थीटा का मान जो हो जाएगा 0 डिग्री होगा। और cos 0 डिग्री का मान जो होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है जो 1 होता है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे W बराबर हम क्या लिख सकते हैं? FS cos थीटा लिख सकते हैं। W बराबर क्या लिख सकते हैं? FS cos थीटा। यहाँ 0 और 90 हम थोड़ा इधर कंफ्यूज कर गए। चलिए इसको देखते हैं। दूसरा, पहला समझ गए ना कि अगर वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में हो। अब एक दूसरा केस बताते हैं आपको कि हम बल लगा रहे हैं कहीं और विस्थापित हो रहा है कहीं और वस्तु। पहला केस तो ये हो गया। अब बल और विस्थापन के बाद अगर कुछ कोण बन जाए, दूसरा केस क्या है? अगर बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच कुछ कोण बन जाए। यहाँ तो यहाँ कोण कितना बन गया? 0 डिग्री। यहाँ कोई कोण बन रहा था क्या? यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा था। लेकिन दूसरा केस क्या है कि बल और विस्थापन के बीच कुछ कोण बन जाए। जैसे अगर हम इसको वस्तु मान लेते हैं और हम इसमें बल किधर लगा रहे हैं? अगर हम बल की बात करते हैं तो बल हम लगा रहे हैं ऊपर की ओर, इसको हम क्या करते हैं? ओप। और वस्तु का विस्थापन कहाँ हो रहा है? नीचे की ओर हो रहा है। वस्तु का विस्थापन कहाँ हो रहा है? नीचे की ओर। वस्तु का विस्थापन जो हो रहा है नीचे की ओर हो रहा है। वस्तु के विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं? एस से। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम बताएं कि घर में अगर बोरा रखा हो उसको खींच के ले जाके जाते हैं तो हम बल कहां लगाते हैं? ऊपर की ओर लगाते हैं। लेकिन वस्तु विस्थापित कहां होता है? नीचे की ओर होता है। तो इसके बीच में जो कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। इसके बीच में जो कोण बन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अभी आएंगे 90 डिग्री पे भी आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब इसके बीच में जो कोण बन गया उसको कहेंगे हम डब्ल्यू बराबर, वहीं पे हम बता दिए लेकिन आप हड़बड़ा गए इसीलिए, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब कितना डिग्री का कोण बनेगा? अगर सीधा सीधा विस्थापित हो रहा है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? सीधा 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? अगर सीधा सीधा विस्थापित नहीं हो रहा है तब कितना? तो अगर 90 डिग्री आएगा तब उस पे भी चर्चा करेंगे। अभी इस पे चर्चा ही नहीं करना था cos थीटा पे हमको, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब आगे आएंगे तब बताएंगे कि cos 90 डिग्री का कैसे बनेगा। 3 कंडीशन आता है वस्तु का। वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। बताना हमको यहाँ था लेकिन आप लोग गड़बड़ा देते हैं, बीचे में पेशेंस खो देते हैं। वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। यही 3 कंडीशन आता है जी। तो जरा पॉजिटिव को समझ जाते हैं। तो पहला कंडीशन पॉजिटिव का था। पहला कंडीशन क्या था कि अगर विस्थापन जो हो बल के क्या हो? बल के दिशा में हो। विस्थापन क्या हो? बल के दिशा में हो। इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इधर ये 5 मीटर या 10 मीटर जो भी वस्तु इसी दिशा में विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके बीच कोण कितने डिग्री का बन रहा है? इसका मतलब है कि इसके बीच जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? तो 0 डिग्री का बन रहा है। और डब्ल्यू बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब थीटा का मान क्या आ गया? थीटा का मान आ गया 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? ध्यान रखिएगा कि कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसलिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा ही लिख सकते हैं इसको। डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसका जरा एक दो एग्जांपल समझते हैं। अब जो घर पे देखते हैं कि टेबल पे किताब रखते हैं और टेबल पे किताब को ऐसे आप सरकाइए, अपने ही में इसी पे सरकाइए ना। इसका मतलब है कि हम वस्तु को जिस ओर सरका रहे हैं उसी ओर वस्तु क्या है? सरक रहा है। मतलब जिस ओर बल लगा रहे हैं वस्तु उसी की ओर क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। दूसरा बात समझिए, जो क्रिकेट वाला जो खिलाड़ी होता है, क्रिकेट खिलाड़ी को आप लोग देखे होंगे कि जिधर वो वस्तु पर बल लगाता है, जिधर वो बॉल को मारता है उधर ही वस्तु क्या हो जाती है? विस्थापित। मतलब उधर ही वस्तु कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेती है। तीसरा एग्जांपल समझते हैं कि जो फुटबॉल खिलाड़ी है
फुटबॉल खिलाड़ी अगर किक करता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो जिस दिशा में मतलब कि जिधर वो बल लगाता है उधर ही क्या करता है, दूरी तय करता है। इसका मतलब है कि उदाहरण देता है, जितना उदाहरण बताया ना सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कोई क्रिकेट, अब इतना बड़ा बड़ा बात दे देगा ना कि अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी बल लगाता है, याद रखिएगा, तो विस्थापन किस दिशा में होगा, तो जिस दिशा में वो बल लगाएगा उसी दिशा में विस्थापन होगा। और उसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो जितना विस्थापित होगा उतना, मतलब कि जितना वस्तु विस्थापित होगा और जितना दूरी तय करेगा, मतलब जितना दूरी तय करेगा और जितना बल लगाएगा उसका क्या हो जाएगा, केवल गुणनफल हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, न्यूमेरिकल इस पे बहुत पूछता है। इसका मतलब है कि अगर जिस दिशा में बल लगाया गया हो उसी दिशा में अगर विस्थापित हो रहा हो तो केवल ये दोनों को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, डब्ल्यू बराबर क्या कर देंगे, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। उदाहरण आप याद रखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो हो गया पॉजिटिव का। दूसरा बताते हैं निगेटिव का, कि निगेटिव कब होगा, निगेटिव का बताते हैं, समझ जाइएगा सब, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। दूसरा जो केस आता है निगेटिव का आता है, दूसरा केस क्या आता है, निगेटिव का। भुला जाते हैं कि आप लोग को पीडीएफ देते हैं, बढ़िया से लिखना पड़ेगा। निगेटिव, ऋणात्मक, अरे उससे क्या लेना देना है, चलिए ऋणात्मक किस केस में हो सकता है समझते हैं। जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में लगता हो, सबसे पहले ऋणात्मक कब होगा, जब विस्थापन जो हो बल के विपरीत दिशा में हो, बल के विपरीत दिशा में हो। अब इसको कैसे समझेंगे कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा। सर हिस्ट्री का बैच कब स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री का बैच सर आप में क्लास के आप पढ़िए ना यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है, हिस्ट्री स्टार्ट होगा, हिस्ट्री स्टार्ट कल से में भी होगा, बताते हैं आप लोगों को कब से होगा। हम क्या बोले कि विस्थापन ऋणात्मक कब हो सकता है, तो जब विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में हो, विस्थापन बल के विपरीत दिशा, इसका मतलब समझे कि बल हम लोग जिस दिशा में लगाएं उस दिशा में विस्थापित नहीं हो। इसका सबसे बेहतर उदाहरण आप घर्षण बल से समझ सकते हैं। घर्षण बल क्या है, हम लोग कल ही पढ़े हैं कि घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। इसका मतलब है कि हम जिस डायरेक्शन में बल लगाते हैं उधर उसका विस्थापन नहीं होता है। इसका एक और उदाहरण आपको समझाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण घर्षण बल है, इसको समझिएगा कैसे इसको समझाते हैं। घर्षण बल, जैसे हम लोग अभी आपसे पूछे थे तुरंत क्लास शुरू होने से पहले कि टायर और सड़क के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है गति का विरोध करता है। इसका मतलब है कि बल के हमेशा क्या लगेगा, जिधर से हम बल लगाएंगे वो क्या करेगा, बल के विरुद्ध लगेगा, बल के विपरीत लगेगा। जैसे आप टायर घुमा रहे हैं, टायर घुमाते समय आप जो ब्रेक ले रहे हैं तो गति की दिशा तो कुछ और है और गति की दिशा कुछ और है, तो विस्थापन जो है इसका मतलब क्या है कि विस्थापन जो है बल के क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है। मतलब अगर बात करते हैं कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक इस प्रकार होगा क्योंकि घर्षण बल हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। गति का क्या करता है, विरोध करता है, और वो हमेशा गति के क्या लगता है, विपरीत लगता है। याद रखिएगा कि क्योंकि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है। और गति के विपरीत कार्य करने का अब गति हमारा इस दिशा में है, इसका मतलब हमारा विस्थापन इस दिशा में होना चाहिए। अगर हम गति इस दिशा में कर रहे हैं, हम दौड़ के जा रहे हैं या फिर कोई गाड़ी चल के जा रही है, तो हमारा गति इस डायरेक्शन में है, तो हमारा विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन घर्षण बल क्या करता है कि गति का विरोध करता है कि हम इस दिशा में जा रहे थे तो हमको या तो रोक देगा, मतलब या तो गति के पीछे कर देगा। इसका मतलब घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है, इसलिए विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो उस स्थिति में अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा तब क्या होगा, जब हम, एक बात बताइएगा, एक और उदाहरण इसमें पूछा हुआ, अभी क्वेश्चन में ही पूछा था कि अगर बात करते हैं कि पहिया आगे की ओर बल लगाता है, जो चक्का घूमता है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा क्या करेगा, आगे की ओर बल लगाएगा। लेकिन घर्षण क्या करेगा, पीछे की ओर बल लगाएगा। अगर हम इसको और समझाना चाहें, अगर इसको हम पहिया मान लेते हैं तो पहिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि पहिया इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, लेकिन घर्षण बल इसके विपरीत काम करता है। तो इसका मतलब है कि घर्षण बल जो है इसके विपरीत काम करेगा। इसका मतलब विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जब विस्थापन ऋणात्मक होगा तो याद रखिएगा, तो उसमें अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा तब उसको क्या करेंगे, सिंपल सा बात है कि विस्थापन जब ऋणात्मक होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, माइनस।
ऋणात्मक हो, दूसरा हाथ तीसरा का होता है जीरो, कि किया गया कार्य जीरो का होगा। बोलिए। हम्म वो हाँ डिस्प्लेसमेंट, हाँ 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 बिल्कुल, फोर्स पीछे की ओर लगेगा। आप अगर उसका हम क्या बोले, एक बार फिर से इसको बना के आपको बता देते हैं। अगर इस डायरेक्शन में पहिया को अगर हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो हम क्या बोले कि बल इसके विपरीत कार्य करेगा, यही ना बात बोले हम। हाँ, तब बल तो हमेशा उसके विपरीत ही ना कार्य करेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जाइएगा तो बल तो उसके विपरीत कार्य करना है। आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जाइए, उससे क्या लेना देना है। उस हमेशा घर्षण बल गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो उससे लेना देना नहीं है, उससे लेना देना है कुछ नहीं कि हाँ फोर्स किधर लगाएंगे और कार्य किधर करेगा। डायरेक्शन अगर हम इधर का नहीं देके अगर इधर का ही दे देंगे, उससे क्या दिक्कत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल समझाने के लिए आपको बताए हैं कि अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में मतलब कि लगेगा तो घर्षण बल इसके क्या लगेगा, विपरीत लगेगा। हमारा कहना यह था कि गति अगर इस डायरेक्शन में करेगा तो घर्षण बल इसके विपरीत लगेगा, ये इतना ही तो था। एक और इस क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल को ऊपर फेंकते समय उसमें ध्यान से सुनिएगा, जब ऊपर फेंकते हैं तो उसमें गुरुत्व बल का मान कितना होता है। तो जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें गुरुत्व बल का मान जीरो होता है, क्योंकि पृथ्वी एक बल लगाती है। पृथ्वी एक क्या लगाती है, बल लगाती है। और गुरुत्व बल हमेशा क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है। लेकिन हम जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल को ऊपर क्या हम गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो उसमें गुरुत्व बल क्या, क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें गुरुत्व बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें भी ये ऋणात्मक का ही किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। गुरुत्व बल जीरो कैसे हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन हम बॉल को क्या करते हैं, एक बल लगाकर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, मतलब हम गुरुत्व बल के विपरीत कार्य करते हैं। तो जब बॉल ऊपर जा रहा है तो गुरुत्व बल जीरो होगा, और जब बॉल नीचे आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व बल हमेशा पृथ्वी की ओर लगता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है इसमें कभी कभी, अगर ये करेगा डीप करेगा तो। तीसरा जो है केस कि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए। तीसरा कोण यही ना था कि विस्थापन जीरो कब हो जाएगा। तो बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कि cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान जीरो होता है ना जी। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कैसे होता है, जरा इसको देख लेते हैं। जैसे वृत्तीय गति के बारे में हम लोग पढ़े थे, और वृत्तीय गति में यह जरूरी है कि अभिकेंद्र बल का होना जरूरी है। इसका मतलब है अगर ये वृत्तीय गति कर रहा है तो इसमें अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और वृत्तीय गति हमेशा किधर लगता है, तो अभी हम लोग इसको पढ़े थे कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल कार्य करता है, और अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर वर्क करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर वर्क करता है, इसमें कोई दिक्कत हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ गए होंगे कि अभिकेंद्र बल हमेशा किधर कार्य करता है, तो केंद्र की ओर कार्य करता है। अभिकेंद्र बल हमेशा किधर कार्य करता है, अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। यहां तक समझ गए थे, यहां तक कल भी समझा दिए थे। अब आगे क्या है कि जब वृत्तीय गति केंद्र बल के कारण इस बल की दिशा केंद्र की ओर विस्थापन, मतलब कि जो इसका जो दिशा होता है स्पर्श रेखीय होता है। जो हम बताए थे कि अभिकेंद्र बल उत्पन्न कैसे होता है कि किसी वृत्तीय गति में बल की दिशा क्या होती है, बस बल की दिशा बोल रहे हैं, मतलब उसका जो दिशा है हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। वृत्तीय गति में उसका दिशा बदलते रहता है, और दिशा बदलने के कारण वेग उत्पन्न होता है, और उसे वेग उत्पन्न होने के कारण कुछ ना कुछ त्वरण होता है, उसको हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और जब त्वरण है इसका मतलब उस पर कोई ना कोई बल आरोपित किया गया था, उसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अभिकेंद्र बल में हमेशा जो बल की दिशा होती है केंद्र की ओर होती है, लेकिन इसका जो दिशा होता है क्या होता है, स्पर्श रेखीय होता है। दिशा होता है जो क्या होता है, स्पर्श रेखीय होता है। और इसके बीच में जो कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इसी को हम लोग, इस कोण को अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, cos 90 कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, cos 90। और cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, cos 90 डिग्री का जो मान हो जाता है जीरो हो जाता है, इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे अगर कोई, हम बात करते हैं कि अगर हम यहीं पे घूम के यहीं फिर से वापस आ जाएं, इसका मतलब क्या है कि किया गया कार्य जीरो हो जाए, क्योंकि वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल का होना जरूरी है, और अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है, लेकिन उसकी जो दिशा होती है स्पर्श रेखीय होती है, और ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इसलिए किया गया कार्य का cos 90 का मान जीरो होता है, इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाता है, क्योंकि बार के बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यही ना होता है जी। और जब कॉस थीटा का मान ही जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए वृत्तीय गति में जो किया गया कार्य होता है क्या होता है, जीरो होता है। यहां तो कोई समस्या है कि वृत्तीय गति में अगर कोई गाड़ी
पटना से खुल के रांची गई और फिर पुनः पटना आ गई, इसका मतलब किया गया कार्य क्या है, फिजिक्स के दृष्टिकोण से किया गया कार्य क्या है, जीरो है। तो वृत्तीय गति में याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि वृत्तीय मार्ग पर गति करने वाली सभी वस्तुओं का मार्ग, सभी वस्तुओं का कार्य क्या होता है, जीरो होता है। ये क्वेश्चन जो है अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस के मेंस में क्वेश्चन था और बहुत लंबा क्वेश्चन था कि अगर कोई कार या अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर 180 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गति कर रहा है, तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा, उसमें किया गया कार्य क्या होगा। इसमें तो एक तो रहता है कि पहला आंसर रहता है, आप कहीं भी वृत्तीय मार्ग देखिए, कहीं भी आप वृत्तीय मार्ग देखिए, कुछ नहीं आपको सोचना है, जहां वृत्तीय मार्ग आए आप समझिए कि वृत्तीय मार्ग पर अगर गति कर रहा है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वृत्तीय मार्ग पर गति करने का मतलब है कि किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। और वृत्तीय मार्ग पर गति करने के बाद किया गया कार्य क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए, वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए किस बल का हो, तो अभिकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होना जरूरी है। अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो ये बढ़िया से हम समझा दिए थे। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है इसका मतलब उस पर जो बल लग रहा है अभिकेंद्र बल लग रहा है, और अभिकेंद्र बल का अपना ये है, अभिकेंद्र बल उत्पन्न कैसे हो रहा था, तो वृत्तीय गति में जो याद रखिएगा कि वृत्तीय गति में हमेशा दिशा बदलने के कारण क्या हो रहा था, वेग उत्पन्न हो रहा था, और उस वेग उत्पन्न होने के कारण कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो जा रहा था। उस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कर रहे थे, त्वरण बिना बल का उत्पन्न नहीं होता है, और त्वरण जिस बल से उत्पन्न हो रहा था उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अभिकेंद्र बल का जो याद रखिएगा बल का जो दिशा होता है केंद्र की ओर होता है, और इसका जो होता है स्पर्श रेखीय होता है, और इसके बीच में कोण कितना डिग्री का बना देता है, 90 डिग्री का बनाता है। इसका मतलब है कि cos 90 का मान कितना आ जाता है, जीरो, और किया गया कार्य क्या हो जाता है, जीरो। मतलब वृत्तीय मार्ग पर गति करने वाले हर एक वस्तु का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसलिए वहां पे नहीं बता रहे थे इसको। अब समझ गए तो नहीं समझे तो एक बार और कोशिश करते हैं समझाने का। जैसे वर्क की बात करते हैं, वर्क मतलब वस्तु, वर्क का मतलब वस्तु पर बल आरोपित होना जरूरी है, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। दूसरा वस्तु में विस्थापन होना जरूरी है, अगर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या बताए कि अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगा, मतलब कि अगर विस्थापन जीरो तब भी किया गया कार्य जीरो, अगर बल जीरो तब भी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या बताया, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या बल इंटू विस्थापन, आप जो कीजिए। अगर वस्तु में अगर हम बात करते हैं कि 5 न्यूटन का बल लगाकर 4 मीटर दूरी, तो कितना जूल, तो कितना याद रखिएगा कि कितना अगर दूरी तय कर रहा है, मतलब कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी नहीं, हाँ दूरी ठीक है, तो कार्य करने इसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, जूल। इसका ऊर्जा अगर इसका यूनिट कैसे निकाले, वर्क का क्या होता है, अगर हम वर्क की बात करते हैं तो फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, इसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। न्यूटन मीटर कह सकते हैं कि नहीं, वर्क का क्या न्यूटन मीटर भी होता है। न्यूटन को क्या कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन न्यूटन के सम्मान में इसका मान क्या कर दिया गया, न्यूटन, और न्यूटन मीटर को जूल के सम्मान में इसका मान क्या कर दिया गया, जूल, इसलिए कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अगर विस्थापन शून्य होगा तो क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो, ऋणात्मक होगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक, और धनात्मक होगा तो किया गया कार्य धनात्मक। इसका मतलब है कि अगर थीटा का मान जीरो तब किया गया कार्य क्या, जीरो, अगर थीटा का मान ऋणात्मक तो किया गया कार्य क्या, ऋणात्मक, और थीटा का मान अगर पॉजिटिव हुआ तो किया गया कार्य भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर किसी वस्तु पर बल लगे और विस्थापन वस्तु की दिशा में हो, पहला केस, अगर विस्थापन वस्तु की दिशा में हो तब थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस उसके बाद कितना डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान होगा, तो उसके बीच जो एंगल बनेगा कितना का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, इसलिए किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरा, बल और विस्थापन के बीच अगर कुछ कोण बने, तो कुछ कोण बने बराबर मतलब कि डब्ल्यू, इसी को हम समझा रहे थे, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर कोण 0 डिग्री का बनेगा तब क्या होगा, कोण 0 डिग्री का बनेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या था कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है, इसलिए अगर कोई घर्षण बल कार्य कर रहा है तो क्या गया कार्य क्या आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तीसरा केस क्या था कि बल और विस्थापन के बीच अगर कोण 90 डिग्री का बना, और 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा ये हम आपको बता चुके हैं। ऑनलाइन वाला को कोई दिक्कत नहीं ना है जी। सर वर्क फॉर्मूला में कॉस थीटा ही क्यों लगता है, साइन या टेन, ये तो अभी पूछना पड़ेगा जाके हमको आर्किमिडीज से, ये कोई पूछने वाला बात है जी कि कॉस थीटा ही क्यों लगता है सर, वो उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, इसके बीच का एंगल होता है कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। ये कोई क्वेश्चन हुआ महाराज, कि फॉर्मूला कैसे बना, तो ये हमरा से ना बता, ये ना पता है भाई, माफ कीजिएगा।
अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पे गति कर रही है, ये कोई बता पाएगा जी कि cos थीटा ही क्यों लगता है? हम तो नहीं जानते हैं, कोई जानता होगा तो बता देगा। अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गति करता है तो किया गया वृत्तीय मार्ग है, इसका मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कार्य का काम खत्म हो गया। कार्य में कोई दिक्कत है? कार्य में अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं तो आते हैं आपके बुक में जो किया गया कार्य है उसको ले। आपके बुक में कार्य इतनी को दिया है, क्या हुआ? हाँ, वृत्तीय मार्ग पर जीरो क्यों होगा वो तो बता ही दिए, क्योंकि कॉस के बीच में cos 90 का मतलब ये बनेगा। जोर से बोलिए। आएंगे, अभी उस पर तो चर्चा ही नहीं कि वो तो उदाहरण है। अब कुली जब सामान लेके जाएगा तो उसके बीच में cos 90 का ही मतलब 90 डिग्री का भी एंगल बन जाएगा। आप बिल्कुल सही सवाल किए हैं। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा कुली और सामान के बीच में, जो 90 डिग्री का, 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है जीरो, इसलिए किया गया कार्य हो जाता है जीरो। तो वही तो। हाँ, तो जब वो खड़ा है तो कोई विस्थापन तो हुआ ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, हम अभी तो बताए कि कोई भी कितना भी बल लगा लीजिए आप, और जब वस्तु विस्थापित नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए ना, चर्चा करते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। कहा हड़बड़ा कहे जाते हैं आप लोग? अभी चैप्टर खत्म हो गया, पुली वाला भी आएगा क्वेश्चन। हड़बड़ाइए नहीं, समय दीजिए, हड़बड़ाने से कुछ ना, तो पेशेंस रखिए। अब चलने पे जीरो कैसे होगा इस समझिए। वो चलेगा भी तो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? जमीन और उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सुनिए सुनिए ना, आप भी सही हैं, आप भी गलत नहीं है। और ये चलने पे भी जो बनेगा वो भी 90 डिग्री। वो खड़ा है तो कार्य हुआ ही, तब तो विस्थापन ही नहीं हुआ। अगर हम 200 वर्षों तक, अगर हम 300 किलो का भार उठाकर खड़ा है तो हमें तो कोई विस्थापन ही नहीं हुआ, इसलिए उसका कार्य जीरो हुआ। लेकिन वो जब जमीन पे लेके चलता है तो उसके बीच और जमीन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए किया गया कार्य जीरो होता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, आएगा। ऐसे तो चर्चा क्या करना, वो उतना ही, जितना बात बताए उतना ही बात है, उसमें कुछ अलग से है नहीं। कार्य को माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? ये तो पहले ही बता दिए कि कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का क्या होता है? गुणनफल होता है। कार्य का एक कार्य कैसी राशि, तो बहुत बार चर्चा क्या है कि कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका सही मात्रक क्या है? जूल। लेकिन इसका एक और यूनिट आप लोग को याद हो गया है ना, न्यूटन प्रति मीटर ना, याद रखिएगा। न्यूटन मीटर, प्रति मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। कैसे आएगा समझ गए थे? नहीं समझे तो फिर से समझते रहिएगा, अब 5 बार थोड़ी बताएंगे। यदि बल जो है एफ तथा विस्थापन एस के बाद थीटा कौन बनाता हो तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है? एफ एस कॉस थीटा। इतना में आप क्या समझ जाते? कुछ नहीं समझते, पढ़ते या पढ़ के पार हो जाते। लेकिन अभी हमको लगता है कि अब कार्य समझ में आ गया हो कि कार्य किसको कहते हैं। इसको तो हम अब धीरे धीरे हटा देंगे, इसको पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आते हैं ऊर्जा पर, आ जाते हैं। किस पे आते हैं? ऊर्जा पे। आगे क्लियर है जी सबका? हाँ, हाइपोटेनियस का यूज होता है, सही बोल रहे हैं। सो कोस और साइन का यूज होता है, सो कोस और साइन का। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए, एक एक चीज, एक एक उदाहरण हम बता देते हैं। कोई भी वस्तु, देखिए दोनों उदाहरण बता देते हैं। कोई भी आदमी अगर 500 केजी का भी भार लेके पूरा जीवन भी खड़ा रहेगा तब भी वो कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि उसमें वस्तु का विस्थापन नहीं होगा। लेकिन कुली वाला केस में ये पूछता है, इसलिए बात फिर से बता दे रहे हैं कि हाइपोटेनियस के यूज होता है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए 90 cos 90 का मान कितना होता है? जीरो होता है, इसलिए किया गया कार्य क्या होता है? जीरो हो जाता है। अब ये आगे आते हैं, अब ऊर्जा पे आते हैं। किस पे आते हैं? ऊर्जा पे। ऊर्जा के अगर बारे में हम चर्चा करते हैं तो ऊर्जा के बारे में आप लोग सब लोग परिचित होंगे कि ऊर्जा किसको कहते हैं। अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो सब लोग परिचित होंगे। बहुत लोग ऊर्जा और शक्ति में अंतर नहीं कर पाते, हम वो भी आज बता देंगे कि ऊर्जा और शक्ति में। ठीक है सर, आप कुछ बहुत इजी हो गया है, चलिए थैंक यू। आगे आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसको भी एकदम पूरा तोड़ के समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। अरे पूरा कमेंट गर्दा उड़ेले हैं बिट्टू जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए आते हैं आगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब आप में कितना ऊर्जा है ये आप कैसे मान लेंगे कि हमारे अंदर कितना एनर्जी? एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
एनर्जी कहते हैं ना कि बहुत एनर्जी है यार उसके पास। तो इसका मतलब कि जितना उसका कार्य करने का क्षमता है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसको समझिएगा, बहुत काम का चीज है। अगर हम बात करते हैं कि ऊर्जा, तो ये भी तो कह सकते हैं कि जितना हम उस पर बल लगाए और जितना विस्थापन हुआ वही मेरा क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। जैसे मान के चलिए हम दौड़ना शुरू किए तो हम कुछ ना कुछ अपने ऊपर बल लगाए होंगे, और जितना हम दूरी तय किए उसी को हम अपनी ऊर्जा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। बल और विस्थापन के अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बल लगाकर वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम है, अगर कोई व्यक्ति, अगर मान के चले हमारे पास कोई ऊर्जा ना हो भाई, मतलब हम बल लगाने के बाद भी वस्तु को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम है तो उसको हम उस व्यक्ति की ऊर्जा से, मतलब उस व्यक्ति या फिर उस वस्तु का ऊर्जा हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ऊर्जा तो बहुत तरीके का होता है, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। मुख्य रूप से तो हम लोग को यही ना पढ़ना है जी, ऐसे तो बहुत सारा ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को क्या पढ़ना है, तो मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो गतिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा को जो हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो इसमें क्या दिक्कत होगा। और ये दोनों को अगर एक साथ मिला देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों को जोड़ के कह देते हैं, इसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। इसमें कोई दिक्कत है, ये इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब गतिज ऊर्जा किसको कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा किसको कहेंगे और यांत्रिक ऊर्जा किसको कहेंगे, ये एक सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा जो वस्तु गति के कारण कार्य करने की क्षमता को ग्रहण करता है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जिस वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता डेवलप होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और जो वस्तु स्थिर रहने के कारण, जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा को रोक के रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। रुक गया इसका मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गति के कारण जो ऊर्जा बनता है, यही कह सकते हैं कि गति के कारण, ध्यान रखिएगा, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहेंगे। ये भी कह सकते हैं ना, गति के कारण अच्छे से लिख देते हैं, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि अगर आप गति कर रहे हैं, कोई गतिज ऊर्जा का बहुत सारा उदाहरण आपको बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि गति के कारण अगर कार्य करने की उसमें क्षमता आती है तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसको हम लोग संचित नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग जमा नहीं कर सकते हैं, इसको संचित नहीं कर सकते, मतलब इसको संचित नहीं, अगर संचित कर लेंगे तो क्या गति में रहेगा, तो संचित कर लेंगे तो गति में नहीं रहेगा। दूसरा बताया स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, ध्यान रखिएगा कि वस्तु के स्थिति को बदलने के कारण जो आने वाली, या फिर जो वस्तु अपनी अवस्था बनाए रख रहा है, या वस्तु स्थिति बदलने के कारण जो ऊर्जा डेवलप हो रहा है उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या होना चाहिए। अगर आकार में परिवर्तन हो जाए, तब कौन सा ऊर्जा उसमें हो जाएगा, आकार में परिवर्तन। आकार, जैसे स्प्रिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं, स्प्रिंग को देखे होंगे, अगर स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है। अच्छा, आकार में परिवर्तन छोड़ दीजिए, एक इसको आसानी से समझ जाइएगा। आकार में परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण आप गुलेल को लेते हैं। गुलेल अपने अवस्था में अगर बना हुआ है तो वो छोटा होता है, लेकिन आप अगर गुलेल को तान लेते हैं और जब तक आप गुलेल को रोके हुए हैं तब तक उसमें कौन सा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है ना। अगर गुलेल को रोके हुए तब तक स्थितिज ऊर्जा, और छोड़ दिए तो क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। तो हम नहीं कह सकते हैं कि आकार में परिवर्तन के बाद जो ऊर्जा उसमें संचित होता है वो भी किसका उदाहरण है, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा समझ ही गए हैं, सॉरी, आकार में परिवर्तन के बाद अगर है तो कैसा, स्थितिज ऊर्जा।
और जब गति कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। और ये दोनों को क्या कहेंगे, दोनों को साथ में हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा को अगर हम बात करते हैं, अगर क्या गतिज ऊर्जा को हम जमा कर सकते हैं, तो गतिज ऊर्जा को जमा नहीं कर सकते, गतिज ऊर्जा को जमा नहीं कर सकते, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इससे उदाहरण पूछता है कि कौन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अच्छा, गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में द्रव्यमान के साथ साथ क्या होना जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाइट। इसका मतलब है कि इसमें मास भी होना चाहिए। जी जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जी होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला से ही क्लियर हो जाएगा जी, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब बताइए कि इसमें m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा में वेग का होना जरूरी है। गतिज ऊर्जा में अगर वेग नहीं है, इसका मतलब है कि वह गतिज ऊर्जा नहीं है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो इसमें मास के साथ साथ किसका होना जरूरी है, हाइट का होना जरूरी है। अच्छा, इसमें हाइट का होना जरूरी है कि नहीं है। अगर एच नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें हो पाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसको हम नहीं, क्योंकि उसमें जी का तो मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें एच क्या, इस एच पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा से उदाहरण जो पूछता है उस एक बार जरा पढ़ा देते हैं, तब उदाहरण पे आएंगे आपको लेके। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा किसको कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा भी कैसा राशि है, तो इसका ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होता है। इस यही ना बोले कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे इस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रहा है तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हमारा द्रव्यमान m है और हम v वेग से चल रहे हैं, तो हमारा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। अब हमारा मास कुछ होगा और हम जिस गति से चल रहे होंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु पे लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा में, याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा में वेलोसिटी मतलब वेग का होना क्या है, मतलब गति करना क्या है, अनिवार्य है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है, तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग क्या होता है, अधिक होता है। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है, तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग, संवेग किसको कहते हैं, संवेग किसका किसका गुणनफल है, किसका किसका है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और, तो उसी को ना कहते हैं द्रव्यमान और वेग। इसका मतलब है कि इसको समझा देते हैं कि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है, जैसे हम और हमारा भाई दोनों एक वेग से गति कर रहे हैं, तो अधिक द्रव्यमान वाले मतलब मेरा द्रव्यमान अधिक और वेग भी मेरा कम, तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग, मेरा जो संवेग होगा क्या होगा, अधिक होगा। और संवेग किसका किसका गुणनफल हम चर्चा कर चुके हैं, मास और किसका, वेलोसिटी का। यही ना था जी, द्रव्यमान इंटू क्या था, वेग, यही ना था संवेग बराबर। स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा, जब तक वो बांध बनाकर पानी इकट्ठा है मतलब जमा है, किसी क्या कह रहा है कि किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की, मतलब उसकी अवस्था ऐसी है, जैसे हम गुलेल को तान के रखे थे तो उसके क्या किया, आकार में परिवर्तन किए, तो जब तक उसको तान के रखे उसमें कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। धनुष को, जो धनुष बांध समझते हैं ना, जैसे धनुष और बांध को हम तान कर रखे, उसमें कौन सा ऊर्जा, स्थिति। जब तक उसको हम रखे हैं जमा करके, वो कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और छोड़ दिए तो कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसको समझेंगे। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तैरनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक का पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति mgh होता है। m क्या है, बता चुके हैं द्रव्यमान। g क्या है, गुरुत्व जनित त्वरण, और h क्या है, ऊंचाई। इसका मतलब है कि h पर निर्भर करेगा। इसके कुछ उदाहरण से हमेशा आपसे प्रश्न पूछते हैं, इसको जरा एक बार उदाहरण पे चर्चा करते हैं, देख लेते हैं। जैसे पहले देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, और इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हाइट और डिस्टेंस, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप इसको मत समझिए, इसको आप छोड़ दीजिए। आप ये समझ रहे हैं कि अभी जो फुटबॉल रखे हुए हैं ये क्या है, स्थिर है, और जब तक ये स्थिर है इसका मतलब क्या है, स्थिर है, इसका मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जैसे इसको किक करेगा तो किक करने के बाद इस फुटबॉल में क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं।
इससे और समझने से बढ़िया है कि जब तक देखिए कि वो धनुष को तान के रखा है, और धनुष को जब तक तान के रखा, तुम लोग धनुष को नहीं देखो, तुम लोग उदाहरण को समझो। जब तक धनुष को तान के रखा है, जब तक उसमें कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब धनुष देख रहे हैं कि जब तीर इससे निकल गया तो कौन सा एनर्जी आ गया इसमें, काइनेटिक एनर्जी। जब तक तीर को खींच के रखा है, जब तक पोटेंशियल, तीर छोड़ दिया तो कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और उदाहरण पे चर्चा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखिए जितने भी आप देख रहे हैं सब क्या है, सब में कुछ ना कुछ गति है। एरोप्लेन देख रहे हैं, बोमेन जो इसमें मैन भी लिख सकता था, बोमेन का लिख दिया। कार अगर मूव कर रहा है, अगर कोई इसको बोलते हैं टरबाइन, अगर ये गति कर रहा है, या बॉय कोई स्केटिंग कर रहा है, मतलब कि जो भी गति में है उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। याद रखिए गतिज ऊर्जा है। मैकेनिकल एनर्जी की कुछ उदाहरण है। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा किसको कहेंगे, जो गति में हो और जो हाइट पे हो, जो गति में हो और हाइट पे हो, मतलब दोनों को मिला के कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। इसका मतलब उसको गति भी करना चाहिए और उसके पास हाइट भी होना चाहिए। आप देखिए कि जो विंड माइल्स है, या फिर जो ऊंचाई से जो आदमी ये कर रहा है, क्या हुआ, कहां दिक्कत हुआ, वो हम घुमा थोड़ी रहे हैं, वो घूम ही रहा है। अच्छा, ऊर्जा और शक्ति को स्पष्ट कर देंगे, अंतिम में अंतर भी बता देंगे। अच्छा, तुम लोग यही देखेगा कि उदाहरण समझेगा जी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा खराब नहीं देखना, इसको समझना है। हम क्या बोले कि जो गति कर रहा है उसमें गतिज ऊर्जा, और जो स्थिर है उसमें स्थितिज ऊर्जा, और जिसमें दोनों है उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल ऊर्जा। अभी देखिए ये घूम भी रहा है और इसके पास ऊंचाई भी है, ये घूम भी रहा है, इसके पास ऊंचाई भी है। इसके बाद इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई भी है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों, और दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। इसका साफ साफ मतलब है कि किसका उदाहरण है, मैकेनिकल एनर्जी। शीशा वाला झूला की हम चर्चा करते हैं, शीशा वाले झूला की चर्चा करते हैं। ये भी गति कर रहा है, गति तय कर रहा है और कुछ हाइट पे तय करता है। इसका मतलब है कि शीशा झूला भी किसको फॉलो कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। एरोप्लेन की बात करते हैं, ये भी अपने गति में है और गति के साथ साथ हाइट को भी ये कर रहा है। तो जिसमें गति और हाइट दोनों हो, मतलब जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ये दोनों को ही नहीं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं जी। अब आप आके देखते रहिएगा जो भी है। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आपको बता दिए कि जो अपने डेली लाइफ में एग्जांपल को देखते हैं हम लोग, जैसे ओपनिंग ए डोर, यही सब तुम लोग देखेगा, अगला बार से हम नहीं लगाएंगे। अरे समझने से मतलब रखना है कि अगर जिसमें हाइट भी हो और गति भी हो, जिसमें हाइट भी हो मतलब ऊंचाई भी हो और गति भी हो, वो किसका उदाहरण है, तो मैकेनिकल एनर्जी का है। जिसमें केवल गति हो, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और जिसमें केवल हाइट हो, मतलब कि जिसमें मास हो, मास के साथ जी तो वैल्यू फिक्स और हाइट हो, मतलब पी, इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा ना, सारा उदाहरण अब बना लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। मतलब वेलोसिटी है, मतलब याद रखिएगा कि केवल वेलोसिटी है तो गतिज ऊर्जा, केवल हाइट है, केवल हाइट है इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा, और दोनों है तो क्या हो गया, दोनों है तो यांत्रिक ऊर्जा, या इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अरे सब व्यवस्था करके रखें, तुम लोग टेंशन नहीं लो। पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण है, जब तक देखिएगा कि पॉल पे चढ़ा, ये जो है रोलर कोस्टर एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ये चढ़ा दिया ऊपर वाला पे और स्थिर है, इसका मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा। डैम में जो जमा पानी है, डैम में जो जमा पानी है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। एप्पल्स ऑन ए ट्री, ये भी किसका उदाहरण है, पेड़ जब तक वो स्थिर न है जी तो स्थितिज ऊर्जा, नीचे गिरेगा तो कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पूछता है बांध में जमा पानी कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बांध से निकला हुआ पानी कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। समझ ही चुके हैं। वही तना हुआ गुलेल का उदाहरण, जब तक तान के रखेगा इसका मतलब क्या है, तान के रख रहा है इसका मतलब इसमें कौन सा है, तो पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए हैं, इसमें ज्यादा ही करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया था फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो और जो उपाय था हम सब बता ही दिए आप लोग को। काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी बता ही दिए हैं। उसके बाद आते हैं, जरा ऊर्जा आपका क्लियर हो गया, कुछ इसके उदाहरण पे आपको लेकर चलते हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण को देखते हैं कि पहाड़ी पर स्थित जलाशय के पानी में क्या होगा, अगर पहाड़ी पर कोई जलाशय है तो क्या है, स्थिर है। मकान के छत पर रखा हुआ क्या है, ईंट, स्थिर है। दूसरा है लपेटी हुई कमानी, क्या है, स्थिर है। धनुष की तनी हुई डोरी, स्थिर है। गुलेल में घिंची हुई रबड़, पट्टी की स्थिति ऊर्जा का इस्तेमाल पत्थर फेंकने में, मतलब इस सब में जो स्थिर है उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जो गति में है, बंदूक से छोड़ी गई गोली गति में आ गया ना जी, तो गतिज ऊर्जा। धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिज ऊर्जा। गतिमान हथौड़ा, अब मार रहे हैं, पकड़ के फोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गति कर रहा है। गिरती हुई वर्षा का बूंद, बहुत बार पूछता है, वर्षा का गिरता हुआ बूंद, गतिज ऊर्जा। बहती हवा, नाचता हुआ लट्टू, ये सब किसका उदाहरण है। जल विद्युत और शक्ति स्टेशन पर गिरती जल के गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है।
तो देखते हैं कि जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है जल विद्युत स्टेशन में, पानी को बहुत दूर से गिराया जाता है और पानी को गिराने के बाद वो टरबाइन क्या करता है, नाचने लगता है, मतलब घूमने लगता है, और उससे घूमने के कारण क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। तो वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप समझ ही गए हैं। अब आइए जरा आगे बढ़ जाते हैं, ऊर्जा से आगे बढ़ते हैं, आपको शक्ति पे लेकर चलते हैं। शक्ति तो आपको दिखाना ही ना है। क्या हुआ जी, कोई दिक्कत? चलिए आते हैं पावर। आप लोग तो पावर का मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं। अभी तो गाना इतना ना चला हुआ है कि पूरा पावरे पे सेट कर दिया है। अब भोजपुरी वाला तो और एकदम पूरा पावर इधर होता है, पावर इधर होता है, पावर उधर होता है। और सब तुम लोग गाना तो सबको याद होगा, बताने का क्या जरूरत है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा पावर का मतलब अलग होता है। हम लोग क्या कहें कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। अब कार्य करने की दर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपना दर निकालना चाहें तो हम कितना कार्य किए और कितना समय में किए। ऊर्जा का मतलब क्या हुआ था कि कितना बल लगाए और कितना कार्य किए। लेकिन कार्य करने की शक्ति का मतलब क्या हुआ, शक्ति अगर हमारा निकालना है तो मान के चलिए कि हम कितना देर में कितना कार्य किए, वही ना हमारा पावर हो जाएगा जी। यहाँ पावर शू नहीं है, गाना वाला पावर नहीं जोड़ देना है। यहाँ पावर का मतलब है कि कितना समय में हम क्या बोले कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। और दर निकालने के लिए क्या कहेंगे, तो शक्ति अगर हमको निकालना है तो इसका मतलब है कि कितना कार्य हुआ। पहला तो यही ना, जैसे अगर हमारा शक्ति निकालना है कि हमारे अंदर कितना पावर है, तुम ही निकाल लोगे कि कितना पावर है, तो इसको समझते हैं, आसानी से समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि कार्य करने में लगा हुआ समय, याद रखिएगा। या तो पहला तो है कार्य कितना हुआ और कितना समय लगा, कितना समय लगा। और अगर हम दोनों में अंतर भी बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कार्य और शक्ति में अंतर भी बता देंगे, लेकिन पहले शक्ति को समझा देते हैं। अगर हम शक्ति को समझाने की बात करते हैं तो कार्य मान के चलिए कि हम जो है कार्य का यूनिट क्या है, 20 जूल की है, कितना किए, 20 जूल। और समय कितना लगा हमको, समय जो लगा हमको 2 मिनट का लगा, समय कितना लगा, 2 मिनट का लगा। इसका मतलब मेरे अंदर ऊर्जा कितना, मेरे अंदर शक्ति कितना हो जाएगा, तब शक्ति का जो होता है व्यवहारिक मात्रक वाट होता है। इसका मतलब 2 इंटू अगर कितना आ जाएगा, 10 वाट आ जाएगा। इसका शक्ति कितना आ जाएगा, 10 वाट। लेकिन इसको समझने के लिए केवल बताएं, आप समझिए इसको पहले कि जितना हम कार्य किए और जितना हमको समय लगा उससे भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, शक्ति। लेकिन जितना हम बल लगाए, जितना हम बल लगाए और जितना वस्तु को हम विस्थापित कर पाए, जितना दूरी तय कर पाए, वो हमारा क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। वो हमारा क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। फिर और उसको अंतर समझाएंगे तो समझ जाइएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि शक्ति की, अगर हम बात करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कार्य बटा समय, जितने समय में हम जितना कार्य किए वही हमारा क्या आ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर या शक्ति कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं, कि जितने समय में हम जितना कार्य किए वही हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अभी दोनों में अंतर बताएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, अंतर समझ जाइएगा। अगर हम शक्ति और ऊर्जा की बात करते हैं, आप समझिए, एकदम आसानी से समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। इंग्लिश में लिखते हैं पावर एंड एनर्जी, थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। पावर का मतलब समझ ही गए हैं कि कार्य करने की दर को, शक्ति उतना इंग्लिश ना आता है, जितना आता है उतना लिख दिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो सब कोई जानता है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए इसको, एकदम आसानी से समझ जाइएगा। जैसे कोई ए व्यक्ति वैष्णो देवी की सीढ़ी पे चढ़ गया और उसको चढ़ने में 5 सेकंड का समय लगा। कितना, 5 सेकंड नहीं, आप गलती हो जाएगा, 16 बार कहेगा कि गलती है, बता दिए। सेकंड आप बताने समझने के लिए बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं, ठीक है। और कोई दूसरा व्यक्ति, समझिए ना, आप लोग गप्पे करने लगते हैं, सुनिए पहले, और नहीं तो जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा, शक्ति और क्या है, ऊर्जा क्या है। अभी 1 मिनट में कंफ्यूजन खत्म करने वाले हैं हम। कोई दूसरा बी व्यक्ति, ए व्यक्ति जो है प्रशांत है, अब बी व्यक्ति हम हैं। अब ई व्यक्ति उड़ल गया, इसको मात्र और मात्र 8 घंटा का समय लगा। हाँ, इसको कितना का समय लगा, 8 घंटा का। अब दोनों व्यक्ति कुछ ना कुछ बल लगाया, दोनों व्यक्ति बल लगाया, बिना बल लगाए तो चढ़ा नहीं होगा, और दोनों सेम डिस्टेंस तय किया। इसका मतलब क्या है कि दोनों का ऊर्जा क्या है, समान है। दोनों का ऊर्जा क्या है, समान है। ऊर्जा कहने का मतलब कि उतना ही दूरी तय किया। तो हम भी वैष्णो देवी चढ़े, वो भी वैष्णो देवी चढ़ा,
इसका मतलब दोनों उतना ही दूरी तय किया, दोनों उतना ही बल लगा, इसका मतलब दोनों का ऊर्जा क्या है, समान है। लेकिन ई लड़कावा को ए को जो है 16 आवर का समय लगा और हमको 8 आवर का समय लगा, इसका मतलब हमारा पावर क्या है, अधिक है। सब उदाहरण खराब वाला हम अपना पे लेते हैं, बढ़िया वाला तुम लोग पे दें हैं? इसका मतलब हमारा शक्ति क्या है, अधिक है। समझ सकते हैं कि नहीं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अगर हम मान के चलते हैं, दोनों का डिस्टेंस था 15 किलोमीटर और इसका भी डिस्टेंस 15 किलोमीटर। अब सेम ही डिस्टेंस को तय करने में इसको 16 आवर का समय लगा और ऊर्जा में हम बताए थे कि बल और विस्थापन, बल लगाकर जितना विस्थापित किया, तो ये ए व्यक्ति का ऊर्जा हो गया, जो हो गया ए और बी व्यक्ति का जो ऊर्जा हो गया, दोनों का हो गया सेम हो गया, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस तय किया है, दोनों सेम डिस्टेंस तय किया है। लेकिन दोनों का जो शक्ति होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि बी का जो है कम समय लगा है, बी को क्या लगा है, कम समय लगा है। तो ऊर्जा और शक्ति में अंतर, ऊर्जा समान होगा लेकिन किया गया जो कार्य होगा, अब ऊर्जा समान होगा तो किया गया कार्य में क्या होगा, समान होगा। अब देखिए कि दोनों ऊर्जा समान लगाया और दोनों वैष्णो देवी पे ही चढ़ा, मतलब ऊर्जा भी समान, किया गया कार्य भी समान, लेकिन शक्ति क्या है, दोनों का अलग अलग है। शक्ति क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ए को समय अधिक लगा और बी को समय क्या लगा, कम लगा। इसलिए ऊर्जा और शक्ति में समझ गए होंगे कि ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है। ऊर्जा समझ गए, नहीं समझे तो बोलना है। सब मुंह हमारा कहा देख रहा है जी, हम अभी वैष्णो देवी चढ़ नहीं रहे हैं, बस बता रहे थे। एक की अगर हम बात करते हमको लगता होगा कि स्पष्ट हो गया होगा, अगर दिक्कत है तो बताइएगा। जिसको भी ऊर्जा शक्ति में दिक्कत है, वो बोल रहा था लोग की दिक्कत है, बताइए कि क्या समस्या ऊर्जा और शक्ति में, कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है जी, कुछ नहीं है, दोनों आदमी को सेम ऊर्जा लगा है। बहुत 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 एनर्जी लग गया, नहीं कहते हैं बहुत एनर्जी वेस्ट हो गया, झूठ मूठ का इतना सीढ़ी चढ़वा दिया। ऊर्जा दोनों का समान लगा, और ऊर्जा दोनों का समान इसलिए लगा क्योंकि दोनों समान कार्य किया है। लेकिन शक्ति दोनों को अलग अलग होगा, क्योंकि इसका शक्ति अधिक होगा, इसलिए अधिक होगा क्योंकि कम ही समय में चढ़ गया, और इसका शक्ति क्या होगा, कम होगा, क्योंकि थकल है, 16 घंटा में चढ़ा है, इसलिए इसका शक्ति क्या होगा, कम होगा। इसलिए शक्ति और ऊर्जा में कोई खास अंतर नहीं है, इतना समझिएगा, काम खत्म है। बाकी अब ऊर्जा के बारे में बताते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा नहीं क्षय होता है। ऊर्जा का क्या होता है, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं। तो जरा कुछ ऊर्जा के क्षय वाले उदाहरण हम आपको बता दिए हैं, और जितना उससे बनने वाला उदाहरण है सब लगा दिए हैं, इससे ज्यादा उदाहरण नहीं है। 22 उदाहरण है, 22 आप याद कर लीजिएगा कि किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जैसे शीशा संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा। इससे ज्यादा अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, अब पूछेगा भी नहीं। ये 22 ऊर्जा एक बार देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जरा आपके बुक पे आ जाते हैं कि आपके बुक में कौन कौन सा ऊर्जा दिया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते ही है, संरक्षण का मतलब क्या है, मतलब बचा के रखना। तो ऊर्जा नहीं क्षय होता, ऊर्जा का क्या होता है, केवल रूपांतरण होता है। वही तो कह रहा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है, मतलब एक से दूसरे में बदल जाता है। लेकिन न ऊर्जा, सिंपल सा बात है कि न ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं और न ही उसको क्षय कर सकते हैं। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। मतलब ऊर्जा का लॉस नहीं होता है। जैसे डायनमो को किस ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसी तरीके बहुत पूछता है, मोमबत्ती किसको, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। जब जलता है तो केमिकल से मोमबत्ती बना होता है, और केमिकल से बनने के बाद वो प्रकाश भी देता है और कुछ कुछ उष्मा भी निकालता है। माइक्रोफोन ध्वनि को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत को किसमें, ध्वनि में। सोलर सेल सौर लेता है, देता क्या है, विद्युत ऊर्जा। ट्यूबलाइट में विद्युत देते हैं और क्या देता है, प्रकाश। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक, ये तो सब लोग पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा, इसको पढ़िएगा भी। एक बार हम इसको कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से याद करवाने का। मुझे लगता था ऊर्जा को वजन से कोई काम चल रहा है, ऐसा नहीं है जी। ऊर्जा का मतलब समझ गए हैं आप। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग और गतिज ऊर्जा, संवेग बराबर आप पता है कि द्रव्यमान और क्या होता है, संवेग। और गतिज ऊर्जा में ध्यान रखिएगा कि संवेग कुछ नहीं, केवल इतना याद रखिएगा कि संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाता है, 4 गुना। इससे ज्यादा यहाँ आपका जनरल कंपटीशन में कोई काम नहीं है कि संवेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। संवेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। बाकी कैसे होता है, लेकिन आप समझ गए हाँ ठीक है, समझ गए ना, कोई बात नहीं। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना। अच्छा, विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत सेल। तो इसका मतलब है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सेल क्या है जी, बैटरी क्या है, सेल है।
ये बैटरी क्या है, सेल है, और विद्युत ऊर्जा जो है क्या, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत सेल, विद्युत ऊर्जा में। अब जो टॉर्च में जो बैटरी लगता है वो क्या, सेल है। और सेल क्या है कि सेल में उसमें रासायनिक ऊर्जा है, कोई ना कोई केमिकल से बना हुआ है, और वो किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब हम लोग उसमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और क्या देता है, प्रकाश और उष्मा देता है। विद्युत मोटर हम लोग देते हैं विद्युत ऊर्जा, और बदल देता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा। चला के उससे मोटर चला के हम लोग कुछ भी उसका काम कहीं कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। एक बार और इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब बाकी जितना उदाहरण बनने वाला है सब अब दे दिए हैं। शक्ति के बारे में आपसे चर्चा कर दिए हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अधिक किसी कर्ता द्वारा WRT समय में यही ने बताया कि कार्य बटा समय बताए थे ना, इसका सही मात्रक क्या होता है, वाट। लेकिन इसका याद रखिए किसके समान में रखा गया था, जेम्स वाट के समान में। शक्ति को कार्य बटा समय, जूल बटा सेकंड। इसको याद रखिएगा कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर 6, याद रखिएगा 6 वाट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि 1 वाट बराबर कितना अर्ग सेकंड, 10 टू द पावर 7 अर्ग सेकंड। और ये तो एकदम ही याद रखिएगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट, 1000 वाट। फिर भी हम एक बार और कोशिश करते हैं कि शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट। लेकिन वाट का उपयोग हम लोग व्यवहारिक मात्रक में नहीं करते हैं। व्यवहारिक मात्रा में जो है शक्ति के एक और मात्रक है, किसको कहते हैं, अश्वशक्ति। अश्वशक्ति, अच्छा अश्वशक्ति का तो इसमें एक अश्वशक्ति बराबर हॉर्स पावर, इंग्लिश में हॉर्स पावर कितना वाट होता है, 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1.34 हॉर्स पावर। एचपी मतलब हॉर्स पावर। हम लोग कोई भी अगर चीज खरीदते हैं कहते हैं इतना एचपी का मोटर है, कहते हैं ना जी। तो एचपी से मतलब क्या हो गया, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट, याद रखिएगा। अच्छा, इसे हम लोग जो है व्यवहारिक मात्रा में वाट का इस्तेमाल नहीं करके किलो वाट का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, लेकिन व्यवहारिक मात्रक क्या है, किलो वाट। और 1 किलो वाट बराबर कितना वाट, 1000 वाट। अच्छा, शक्ति के एक और मात्रक क्या है, अश्वशक्ति। शक्ति के एक और मात्रक क्या है, अश्वशक्ति। याद रहेगा ना कि शक्ति के एक और मात्रक क्या है, अश्वशक्ति। शक्ति के एक और मात्रक क्या है, अश्वशक्ति। और इसको याद रखिएगा कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट। और 1 किलोवाट बराबर कितना एचपी, 1.34 एचपी। वाट सेकंड में आप याद रख लीजिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, जूल में अगर पूछेगा, जूल में ही पूछता है कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 3600 जूल। इस सब सबको याद कर लेना है। याद क्या कर लेना, अभी याद भी करवा देंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा, 1000 वाट घंटा। वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी किसके मात्रक है, शक्ति के। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट किसके, कार्य अथवा ऊर्जा के। ध्यान रखिएगा इसमें क्या लगा हुआ है, समय लगा हुआ है ना जी। वाट के साथ क्या लगा हुआ है, समय। सेकेंड, आवर, किलो आवर, याद रखिए वाट आवर। तो इसमें जब सेकेंड लगा हुआ है तो किसका हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा के। लेकिन इसमें वाट, किलोवाट, मेगावाट और एचपी किसके हैं, शक्ति के। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट घंटा। और कितना जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा, 1000 वाट घंटा। और कितना जूल, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 वाट घंटा में कितना जूल, तो 3600 जूल। और 1 वाट सेकंड में कितना जूल, तो 1 जूल। याद रखिएगा 1 वाट सेकंड में 1 जूल। 1 एचपी बराबर 746 वाट। और याद रखिएगा 1 किलोवाट बराबर 134 वाट। शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, वाट। और 1 मेगावाट बराबर कितना वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 टू द पावर 6 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 टू द पावर 6 वाट। और 1 किलोवाट बराबर कितना, तो 1000 वाट। और शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, वाट होता है। बाकी आपको शक्ति और ऊर्जा में अंतर समझा चुके हैं। इस चैप्टर का काम खत्म हुआ। बाकी आप लोग बताइएगा क्या दिक्कत है, क्या समस्या होता है। और आप लोग थोड़ा कमेंट वमेंट क्या कीजिए कि आप लोग को सेशन कैसा लगता है, ठीक लगता है, कुछ सुझाव का जरूरत है तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी लोग नए जुड़ते हैं सबको एक सलाह है कि टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ टेस्ट देना जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि कम समय में आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा, वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा और तैयारी भी बेहतर हो जाएगा। और जो लोग नहीं जानते हैं हम आपको बता दिए कि उसमें लिंक में वीडियो दिया हुआ है, अपना देख लीजिएगा। और बाकी समस्या हो तो हमको बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
बाकी आप लोग को बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। आप लोग तैयार है ना? एकदम समय से खत्म किए, 1 घंटा अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी होगा, है कि नहीं? चलिए आगे आते हैं, एकदम तैयार हो जाइए ज्योग्राफी के लिए। वाह, थैंक यू। क्या हुआ जी, कहाँ तुम लोग भाग रहा है? हाँ।